हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर नंबर 9 द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सी हम ये चैप्टर देखने वाले हैं। फ्रीडम मूवमेंट यानी कि हमने देखा था कि हिस्ट्री के चैप्टर में, लास्ट के चैप्टर में, कि जो इंडिया है वो किसके हाथ में चले गया था? ब्रिटिश के हाथ में चले गया था। तो अब ये जो ब्रिटिश के हाथ में जाने के वजह से इंडिया काफ़ी सफ़र कर रहा है। किस तरह इकोनॉमिकली, सोशली। हमें लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैसे पीजेंट सफ़र कर रहे हैं, कैसे जो सोशली वो रिलीजन चेंज करवा रहे थे, वो सब प्रॉब्लम हमें देखा था। अब इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े इसलिए जो पीपल है उन्होंने रिवोल्ट किया। रिवोल्ट का मतलब क्या होता है? विड्रो का मतलब क्या कि वो जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, उसको निकाल लेना और खुद की गवर्नमेंट फॉर्म करना। इसके लिए फ्रीडम मूवमेंट चालू होती है। और ये मूवमेंट कौन से ईयर में हुई थी? 1857 CE। नेशनलिज्म इमर्ज इन इंडिया ड्यू टू not only the arrival of European but also their behavior and policies। ये जो नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति। इंडिया ऐसा कंट्री था उस टाइम पे, हम उससे पहले भारत बुलाते थे। तो भारत पे पहले क्या था कि पहले स्टेट्स नहीं बने थे कि जैसे महाराष्ट्र, गुजरात है, वैसे नहीं। वहाँ पे पहले किंग का रूल, राजपूत थे। तो इस हिसाब से कभी भारत को ऐसा इंडिया नहीं देखा गया था, कंप्लीट भारत नहीं देखते थे। हम उसको क्या देखते थे? मुगल साम्राज्य, जो राजपूत साम्राज्य। तो इंडिया का नाम पहले कभी नहीं आया था। तो नेशनलिज्म यानी कि देशभक्ति कभी भी पीपल में नहीं थी। पर यूरोप जब यहाँ पे इंडिया में आए और उसको बिहेवियर हमने देखा, जो पॉलिसीज लाए थे, सब्सिडरी अलायंस, एनेक्सेशन, डलहौजी एनेक्सेशन, ये सब देख के क्या पता चला कि ऐसा कंट्री हमें इसके फाइट करना पड़ेगा ब्रिटिश के सामने। तो ऐसा कंट्री, ऐसा भारत, ऐसा इंडियन, वो पहली बार डेवलप हुआ पीपल के माइंड में। An important event happened in India in the year 1857 CE, which became the first in the factor responsible for consolidating the sentiment of nationalism in our country। तो ऐसा 1857 CE में एक इंडिया का सबसे बड़ा इवेंट ऑकर होता है। और वो इवेंट क्या बना? कंसोलिडेशन, मतलब पक्का कर लिया कि क्या कि हमें फ्रीडम चाहिए, हमें क्या करना है कि ब्रिटिश को इंडिया से निकालना है। और एक ऐसा निकाल पाएंगे देशभक्त यानी कि नेशनलिज्म हर एक पीपल को क्या करनी पड़ेगी? डेवलप करनी पड़ेगी। नेशनलिज्म यानी कि हमें कंट्री के लिए फ़ाइट करना होगा। अगर फाइट नहीं करेंगे तो हम किसके अंदर रह जाएंगे? ब्रिटिश के अंदर ही रह जाएंगे और हमारी जो डेवलपमेंट है वो कभी भी नहीं होगी। फर्स्ट रीज़न फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। रीज़न यानी कि क्या, किसके वजह से? तो ये जो आउटब्रेक हुआ, ये जो रिवोल्ट का मैंने बताया, विड्रो किसके अगेंस्ट? ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इंडियन पीपल ने ब्रिटिश के अगेंस्ट क्यों विड्रो किया? ऐसा क्या हुआ? द मेन रीज़न फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857 C was the widespread dissatisfaction among the people in India due to the suppressive policy of British adopted to spread their empire in India। अभी यहाँ पे क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट आपको प्रॉपरली फूड क्लोथिंग प्रोवाइड नहीं कर सकती तो उसके ऊपर क्या हो जाती है? पीपल नाराज़ हो जाती है। ये जो नाराज़गी को हम क्या बुलाते हैं? डिससेटिस्फैक्शन। वाइड स्प्रेड यानी कि पूरे इंडिया में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ कुछ महाराष्ट्र के थोड़े बहुत एरिया में ब्रिटिश को सफ़र कर रहे थे, नहीं, ऑल ओवर इंडिया में सफ़र कर रहे थे। तो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो ऑल ओवर इंडिया में फैल गई थी। क्यों? किसके वजह? सप्रेसिव यानी कि जो सप्रेसिव पॉलिसी, यानी कि जो हमने देखी थी, सब्सिडरी अलायंस, एनेक्सेशन पॉलिसी देखी थी, डिवाइड एंड रूल खेलते थे, ये सब पॉलिसी को देखकर वो पीपल क्या हो गए थे? गुस्सा हो गए थे। लेट अस रिव्यू द रीज़न इन डिटेल अबाउट व्हाट लेड टू दिस डिससेटिस्फैक्शन। तो ये रिव्यू यानी कि अभी देखते हैं हमें कि क्या क्या रीज़न थे जिसके वजह से डिससेटिस्फैक्शन हुई। हम 3 या 4 एक रीज़न देखेंगे जिसकी वजह से क्या होता है कि डिससेटिस्फैक्शन पीपल में फैलती है। सबसे पहला क्या है? सोशल एंड रिलीजियस रीजन। सोशल यानी कि सामाजिक, और रिलीजन मतलब जो हमारा जो रिलीजन होता है हिंदू मुस्लिम, इसको हम क्या बुलाते हैं? रिलीजन। जो सामाजिक और ये जो रिलीजन है उसमें क्या होता है, उसके वजह से ये रीज़न क्यों बनता है कि डिससेटिस्फैक्शन होता है पीपल। द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म बाई कंपनी मेड द पीपल फील इनसिक्योर एंड सस्पिशियस। ये जो पॉलिसी, कौन सा पॉलिसी लाते थे वो कि आप क्या हो जाओ, हिंदू या मुस्लिम हो, वो आप किस पर कन्वर्ट हो जाओ? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। तो ये इसको देख के जो पीपल इनसिक्योर यानी कि उसको प्रॉपरली फील नहीं हो रहा, सस्पिशियस को डाउट होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें क्या कर देगी? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करवा देगी। They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy the Indian culture and religion
फॉर एवर। उनको क्या डाउट था कि ये क्या कर देंगे, हमें क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे और क्या होगा, इसके वजह से जो इंडियन कल्चर है, जो हम कल्चर मानते हैं, उसे क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। और हमारा जो रिलीजन है, जो हिंदू ऐसे रिलीजन, वो भी क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। People believe that Indian social system was deliberately undermined in the railway, jails and military। और उनको क्या पता चलेगा कि ये जो रेलवे बना रहे हैं, ट्रेन्स और ये सब हो रही है, इस पर क्या हो रहा है, ये सोशल जो इफेक्ट है वो कम कर रहे हैं। वो क्या पता चले कि ब्रिटिश अच्छे हैं, पर रियलिटी में वो है नहीं, वो दिखावा कर रहे हैं। A large section of our society was orthodox at that time। ऑर्थोडॉक्स यानी कि पुराने ख्यालात वाले, जो पुराने जो ग्रंथ या फिर जो हमारे बुक लिखे हैं वो उसमें बिलीव करते थे। तो उन्हें तो पता चल गया, क्या पता चला, द न्यू चेंज अराउज डिससेटिस्फैक्शन एंड दैट। तो जो चेंजेस आए थे, जो समाज के जो चेंज ला रहे थे, वो उन्हें पता चल गया था, ये ऑर्थोडॉक्स पीपल को, कि ये जो ब्रिटिश कर रहे हैं वो गलत चीज़ कर रहे हैं। ये क्या करना चाहते हैं, हमारा पूरा जो रिलीजन है वो इसको डिस्ट्रॉय करने आए यहाँ पर। As a result, many people joined this freedom movement to sustain their social religious structure। इसके वजह से हमारा उनका खुद का रिलीजन बचाने के लिए ये रिवोल्ट को, ऐसे पीपल जिसको ऐसा लगता है कि हमारा रिलीजन खतरे में, वो क्या करने लगे, वो रिवोल्ट ज्वाइंट होने लग गए। सेकेंड रीज़न क्या है, इकोनॉमिक रीज़न। इकोनॉमिक यानी कि मनी वाइज। द एम ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू इंग्लैंड एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश का मेन एम क्या था कि इंडिया को सफ़र कराओ, इंडिया से पैसे लेके जाओ, और वो पैसे कहाँ जाने चाहिए, इंग्लैंड जाने चाहिए। अब इंग्लैंड जाने का मतलब क्या, कि ये जो भी पैसे अगर इंग्लैंड जाएगी तो प्रॉस्परस, यानी कि किसको फ़ायदा होने वाला है, इंग्लैंड का जो मनी है वहाँ पे क्या होगा, प्रॉस्पर जाएगा, उनकी वैल्यूएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ेगी। पर इसके वजह से इंडिया की वैल्यूएशन क्या होने लगी, पूरे वर्ल्ड में कम, क्योंकि इंडिया के पास पैसे अब बचे नहीं थे। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी बिकेम इम्पावरिश। इम्पावरिश मतलब पुअर हो गए। वो कौन, जो भी इंडिया के जितने भी सेक्टर थे, यानी कि एग्रीकल्चर, कॉटन टेक्सटाइल, ये जो भी पीपल बना रहे थे, वो सब पीपल क्या हो गए, पुअर हो गए। द लैंडलॉर्ड एंड द पीसन हैविंग लॉस्ट देयर लैंड पार्टिसिपेटेड इन द रिवोल्ट। ऐसे एग्रीकल्चर मतलब जो फार्मर थे, या जो लैंड जो जमींदार बुलाते, ऐसे जमींदार और फार्मर जिनकी ज़मीन चली गई थी, वो किस में ज्वाइन हो गए, रिवोल्ट के अंदर ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट है पॉलिटिकल रीजन। द ईस्ट इंडियन कंपनी एक्वायर्ड द दीवानी राइट एज द रिजल्ट ऑफ द विक्ट्री ऑफ बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। हमने बैटल ऑफ बक्सर में हमने देखा था कि जो ब्रिटिश जो जीत जाती है तो क्या होता है कि दीवानी राइट, यानी कि जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट उन्हें मिल जाता है। दिस वॉज फॉलोड बाय द अग्रेसिव पॉलिसी ऑफ एक्सपांसन विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी अलायंस डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्से एक सेकेंड नेम है किसका, डलहौजी पॉलिसी का। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन एंड मियर, मियर यानी कि बहुत खराब डिप्लोमेसी। तो ये जो जितनी भी पॉलिसी आई वो इसके वजह से पूरे इंडिया में वो क्या हो गए, ब्रिटिश जो एम्पायर था वो फैल गया। रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी एंड राजा कुंवर सिंह ऑफ बिहार who were among the few victims of this policy joined the revolt to regain their territories। ये रानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, राजा कुंवर सिंह, इनके क्या हो गए कि ये विक्टिम बन गए, कि इनको ये एनेक्सेशन पॉलिसी की ये क्या हो गए थे, विक्टिम यानी कि इनके साथ ये पॉलिसी की वजह से ख़राब हुआ था। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, इन रिवोल्ट में ज्वाइन कर लिया था। लैंडलॉर्ड एंड पीसन हु हैड लॉस्ट देयर राइट टू जॉइन द रिवोल्ट। और लैंडलॉर्ड और पीसन वो ऑलरेडी ऊपर हमें पढ़ दिया कि जो भी ये जिनकी लैंड चली गई थी वो भी यहाँ पे रिवोल्ट में ज्वाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट रीजन है मिलिट्री रीजन। मिलिट्री मतलब आर्मी। द नंबर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर एंड सोल्जर वॉज वेरी लेस इन वास्ट कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में ब्रिटिश तो बाहर से आए थे, तो इंडियन सोल्जर के मुताबिक ब्रिटिश सोल्जर काफ़ी कम थे। उनका रेशियो क्या था, द रेशियो ऑफ इंडियन सोल्जर तो ब्रिटिश सोल्जर वॉज अप्रॉक्सीमेटली 6:1 इन मिलिट्री। अगर मिलिट्री की बात करें तो अगर इंडियन सोल्जर 6 सोल्जर हो गए तो 6 सोल्जर के बराबर ब्रिटिश सोल्जर कितने थे, सिर्फ 1 ही सोल्जर थे। तो मेजॉरिटी सोल्जर तो सिर्फ इंडिया के ही थे। द अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रमोशन वॉज वेरी लिमिटेड टू इंडियन सोल्जर। फिर भी इंडियन सोल्जर को हाई पोजीशन नहीं मिलती थी, उनको लोअर सोल्जर बना के ही रखा था, उनको मेजर ऐसा पोजीशन कभी नहीं बनाया गया। देयर वॉज बिग डिफरेंस बिटवीन सैलरी ऑफ इंडियन सोल्जर एंड ब्रिटिश सोल्जर।
जो ब्रिटिश सोल्जर और इंडियन सोल्जर को सैलरी मिलती थी उसमें भी क्या था, बहुत बड़ा डिफरेंस होता था। डिफरेंस क्या था वो नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं। द इंडियन फुट सोल्जर यानी कि जो नीचे वाले सबसे बेसिक जो जब ज्वाइंट होते हैं वो सोल्जर को क्या था, रिसीव 7 रुपीज़ बाय ब्रिटिश सोल्जर रिसीव 150 रुपीज़ पर मंथ। जो इंडियन सोल्जर होते थे उनको कितने रुपये मिलते थे, जो 7 रुपये मिलते थे, जबकि 150 रुपीज़ किसको मिलते थे, ब्रिटिश को। बहुत बड़ा डिफरेंस यहाँ पे दिखता है हमें। द ब्रिटिश सोल्जर कंसिडर द इंडियन सोल्जर टू बी लो एंड इनसिग्निफिकेंट। उनको क्या लगता है कि ब्रिटिश सोल्जर वो फाइट नहीं कर सकते, वो काफ़ी क्या मानते हैं कि लो है, उनकी हेल्थ लो है, ऐसे इनसिग्निफिकेंट, मतलब उनका दिमाग नहीं चलता वॉर में। एज पर द रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन द इंडियन सोल्जर वर नॉट अलाउड टू क्रॉस द सी और एल्स द पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज अ आउटकास्ट। ऐसा हिंदू रिलीजन या मुस्लिम रिलीजन में भी पहले क्या था कि अगर आप सी को यानी कि नदी पार करके बोट में जाकर दूसरे कोई कंट्री में जाकर फाइट करोगे तो आपको कास्ट यानी कि अगर हिंदू समाज हो, मुस्लिम समाज हो, उसमें से आपको निकाल दिया जाएगा, बहिष्कार कर दिया जाएगा। उसका मतलब क्या कि अगर आप समाज में ही नहीं रहोगे तो आपकी कोई वैल्यूएशन होगी नहीं होगी। इसके ये ब्रिटिश सोल्जर को पता था, फिर भी क्या करते थे, डिस्पाइट दिस कस्टम द इंडियन सोल्जर वर कंपेल का मतलब फोर्स करना, टू क्रॉस द सी इन ऑर्डर टू फाइट बेटर फॉर द ब्रिटिश। उनको जानबूझकर ये पता होने के बावजूद वो क्या करते, ब्रिटिश क्या करते थे कि इंडियन सोल्जर को वो नदी पार भेजते थे, यानी कि दूसरे कंट्री में फाइट करने भेजते थे। और इसके वजह से क्या होता था, उन जो सोल्जर वो फाइट करने बाद जाके उनके पूरी की पूरी फैमिली को कास्ट में से निकाल लिया जाता था। Thus, like other Indians, the soldier too felt the religion was at stake. अभी सोल्जर के लिए प्रॉब्लम हो जाती क्योंकि अगर वो लोग बाहर नहीं जाएंगे तो सोल्जर की पोस्ट चली जाती थी, तो उनके पास घर पे पैसे नहीं होते थे खाने पीने के लिए, और अगर वो सोल्जर बने रहेंगे तो उनको कास्ट में से निकाल दिया जाता था। तो ये प्रॉब्लम किसके सामने आ गए, सोल्जर के सामने आ गया। और सोल्जर को क्या डर होता था कि हमको कास्ट में से ना निकाल दी। The soldier being a part of Indian society shared the same sentiment of grief, suspicion and anger as other did. सेम जो बाकी जो पीपल थे, सोल्जर नहीं थे, वो पीपल की जो मेंटालिटी, वही मेंटालिटी सोल्जर की भी यहाँ पे मेंटालिटी हो जाती है। नेक्स्ट द इमीडिएट रिजल्ट। इमीडिएट यानी कि करंट। ये क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है उसके लिए एक इमीडिएट यानी कि कोई बड़ा रीज़न होता है। तो एक बड़ा रीज़न क्या हो जाता है यहाँ पे, There were various reasons for the rising anger and discontentment among the people towards the British rule. ये हमने ऊपर काफ़ी सारे दिखे, पर एक एक रीज़न बनता है कौन सा। In January 1857, a new rifle, Enfield rifle, was introduced in Indian Army. एक नया वेपन आया था, एक हम बोल सकते गन थी ये, उसका नाम क्या दिया था, एनफील्ड राइफल। अभी जो पहले के ज़माने के जो राइफ़ल होते थे वो आज में वो डायरेक्ट नहीं होते कि आपने जो बुलेट होती है वो लोड किया और डायरेक्ट फायर की हो, नहीं। पहले क्या होते थे कि जो बुलेट आती है उसके ऊपर का एक स्क्रीन होता था, एक कोटिंग होता था। पहले वो क्लोथ से बनता था, वो क्लोथ आपको निकालनी होती है और क्लोथ को जब निकालोगे तो उसके अंदर क्या होता था, बारूद यानी कि जो विस्फोट जो हम बुलाते हैं बारूद, और उसके अंदर गोली, वो दोनों चीज़ होती थी। आपको गन को अंदर डाल के अगर लोड करना पड़ता था। तो वो पहले किससे बनते थे, क्लोथ से बनते थे। पर वो अचानक ब्रिटिश ने क्या किया, देखो यहाँ पे, द कार्ट्रिज ऑफ दिस राइफल हैड टू बी बीटन ऑफ देयर बीन यूज। और ये जो कार्ट्रिज जो मैं बोल रहा हूँ, एक क्लोथ, वो इतनी ताकत होती थी, आपको हाथ से नहीं, आपको दांत से तोड़नी पड़ती थी उसको मजबूरी से। तो ये जो कार्ट्रिज थी उन्होंने क्या की थी, कार्ट्रिज वॉज ग्रीस विथ फैट ऑफ काउ एंड पिग। तो उन्होंने वो क्लोथ का था वो उसके बदले उन्होंने किससे बना दिया, काउ एंड पिग। और अगर हम देखें तो हिंदू समाज हो कि मुस्लिम समाज हो, उसमें क्या होता रहा कि हिंदू समाज में काऊ की जो मांस यानी कि जो स्किन होती है उसको हम नहीं यूज़ कर सकते। वही चीज़ मुस्लिम में क्या होती है कि पीक का जो होता है उसकी स्किन वो लोग नहीं यूज़ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि रिलीजन को बिगाड़ने के लिए, उनकी जो रिलीजियस स्टेटस को बिगाड़ने के लिए ब्रिटिश ने जानबूझकर जो पहले क्लोथ के बनते थे कार्ट्रिज, वो किससे बनाने लगे, काऊ और पीक के फैट से। फॉर द हिंदूज द बीफ यानी कि जो काऊ का जो मांस होता है उसे हम बीफ बुलाते हैं। एंड द मुस्लिम द पोक वॉज प्रोहिबिटेड बाय देयर रिलीजन, और प्रोहिबिटा मना था। हेंस दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश फॉर डेलिबरेटली ट्राइंग टू डिससेंटिफाई मतलब रिलीजन को बिगाड़ना, देयर रिलीजन, वो जानबूझ के ब्रिटिश से कर रहे थे। द रिस्पॉन्स ऑफ द कंप्लेंट इन द सेम रिगार्ड वॉज नॉट सेटेड। इंडियन सोल्जर डायरेक्ट ऐसा नहीं कि रिवोल्ट किया, नहीं,
उन्होंने पहले क्या किया कि उन्होंने लेटर लिखा कि एक जो चीज़ आपने की है वो हमारे रिलीजन में गलत है, पर वो लेटर का कोई रिस्पांस नहीं आता। ऊपर से वो और फोर्स करने लगे राइफल का यूज़ करने के लिए। हेंस द 19th बटालियन ऑफ बैरकपुर वॉज द फर्स्ट टू रिफ्यूज द यूज ऑफ कैथलिक। 19th बैटालियन इन नंबर होता है, बैटालियन यानी कि ग्रुप ऑफ आर्मी। ये 19th बैटालियन बैरकपुर का जो 19th बैटालियन था उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। क्या करने के लिए? ये कार्टेरेज जो आई है उसको रिफ्यूज़ कर दिया। एज अ रिजल्ट द बटालियन वॉज डिसबैंड। और उनको क्या कर देता है, वो पूरी बटालियन को क्या करता है, डिसबैंड यानी कि निकाल दिया जाता है। कौन से? 19th बैटालियन को निकाला था। क्यों निकाल देते हैं इसको? कि इसके क्या रीज़न कि उन्होंने वो जो कार्टेरेज जो कावा पिक से बनाई थी वो कार्टेरेज यूज़ करने से मना किया, इसकी वजह से उसको क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिवोल्ट कैसे होता है और कौन कौन इंक्लूड थे और किसने प्लानिंग बनाई थी।